अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का वीलॉग 3 बड़े धमाका खेज मौज़ूआत के गिर्द रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी मुआहदे की कि जिसने दुनिया भर में एक तहलका मचा के रख दिया है, पाकिस्तान की पोजीशन को दुनिया के सामने तस्लीम करवाया, बल्कि ना सिर्फ ये एक आलमी तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है, वो गेम चेंजर जिसने वाजे कर दिया कि 8 दहाइयों से जायद पर मुहित ताल्लुकात अब एक नए फैसला कुन दौर में दाखिल हो गए हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, सब ने इस मुआहदे को तारीखी, गेम चेंजर और मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करार दिया है। दुनिया भर में ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त व वक़ार का बायस है। भारत में इस वक्त मातम बरपा है। वहाँ के मीडिया और पॉलिसी साज सख्त परेशान है कि ये पाकिस्तान किस तरह आलमी स्टेज पर खड़ा हो रहा है। वही भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, आज एक बार फिर अपना संदूर खुद मिठा बैठा है। धीर जायसवाल, उनकी जानिब से ये बात कही गई है कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ द साइनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability. The government remains committed to protecting India's national interests and ensuring comprehensive national security in all domains. So, भारत की तरफ से ये बहरहाल एक उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। कॉशियसली वो रिस्पॉन्ड इस चीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये जो मुआहिदा अमेरिका के ऊपर इन्हिसार को कम करता हुआ भी दिखाई देता है, और सऊदी समेत दीगर जो अरब ममालिक हैं वो अब मुतबादिल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रॉयल प्रोटोकॉल दिया जाना, रेड कार्पेट बल्कि पर्पल कार्पेट का वेलकम, MBS का उन्हें रिसीव करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया था। अब जिस तरह से सऊदी अरब के साथ हमने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया है, इसी की तरह हम आगे भी देखेंगे कि जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशंस हैं वो दीगर और ममालिक के साथ भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो सबको पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान की सलाहियत, पाकिस्तान का स्किल सेट, वो सब का जो सब एतराफ़ भी कर रहे हैं, मुतरफ भी हैं, और जो मार्का हक के बाद जो हमने एक दुनिया भर को दिखा दिया कि हमारी पोजीशन क्या है, अपने से 5-6 गुना बड़े मुल्क को जो है वो हम अगर मैदान में ऐसे शिकस्त दे सकते हैं, और तो फिर तो पाकिस्तान को दुनिया की एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिलना ज़रूरी थी। अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो वो दोनों मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। इस पर भारत जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा से तस्लीम करता है कि किसी भी वक्त भारत जो है वो अपनी एक एनमिटी और एक अपना जो एक हॉस्टाइल रवैया है और जो उसकी तरफ से जो मिस एडवेंचर है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लिहाजा लेकिन अब उसको वो बहुत ही मोहतात होकर तभी वो कॉशियसली इस पूरे डेवलपमेंट को उस पर सोच विचार कर रहा है, सोच रहा है, उस पर रिस्पॉन्ड करने से भी कतरा रहा है। सो लेट्स सी कि किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ हजम करना भी बड़े मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी महाज पर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को एक और ख़त लिखा है। इसे ख़त से ज़्यादा इंसाफ की दुहाई करार दिया जाए तो गलत ना होगा। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से 31 किलोमीटर की दूरी से इंसाफ मांग रहे हैं। वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से कह रहे हैं कि वो अपने हल्फ की पासदारी करें, ताकि आवाम को मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का आखिरी ठिकाना है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी से ये ख़त लिख रहा हूँ, जहाँ के दरवाजे मुझे और मेरी अहलिया को इंसाफ देने के लिए 772 दिन से बंद हैं। मेरी अहलिया बुशरा बीबी निहायत सब्र व तहम्मुल से गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ सलूक बर्दाश्त कर रही हैं, और वो तन्हाई में कैद हैं, तिब्बी इलाज से महरूम, टीवी, किताबों या बाहर की दुनिया से राब्ते से दूर, ना ही उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। पाकिस्तानी कानून ख़वातीन को ज़मानत के लिए खुसूसी रियायत देता है, लेकिन बुशरा बीबी के केस में ये उसूल मुअत्तल कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बीवी हैं। ये इस ख़त के ज़रिए एक बार फिर ये वाज़े किया है कि वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम अनासर इन तमाम इक़दामात से उन्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस ताकत का अंदाज़ा नहीं
جو ان کے ایمان سے انہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا منصف اعلیٰ انصاف دے گا یا پھر ایک اور خط تاریخ کی فائلوں میں دفن ہو جائے گا؟ آج سردار لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے جا کر ملاقات کی۔ بقول کھوسہ صاحب کے چیف جسٹس صاحب نے تحریری طور پر عمران خان صاحب کی شکایات جمع کرنے کا بہرحال کہا تو ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک خط عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا، لکھا تھا۔ تمام دستاویزی شواہد، ایویڈنسز جو یو ایس بی کے فارم میں انہوں نے سارا جمع کرایا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بہرحال اس کی آپ کو یاد ہوگا تعریف بھی کی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہ خط آئینی بینچ کی جانب بڑھا دیا اور بس پھر کیا ہونا تھا اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف آگے بڑھانے کی مشق ہے یا واقعی انصاف فراہم کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو یہ ضرور اب خاموشی اپنی توڑنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ منصف اعلیٰ ہے۔ کیا وہ واقعی میں جو تنقید ان پہ ہو رہی ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے ٹینیور پہ تو سب کی نظریں تھیں، کیونکہ ان سے پہلے والے جو ہے انہوں نے جو کچھ میسڈ اپ ایک پورے ماحول بنا دیا۔ اس کے بعد تو یحییٰ آفریدی صاحب، آلدو بہت ساری تنقید تو ان پہ یحییٰ آفریدی صاحب پہ بھی چارج اسیوم کرنے سے پہلے بہت تنقید کی جا رہی تھی، لیکن ان سے بہرحال ایک امید بھی رکھی جائی تھی کہ وہ شاید اس لیول پہ جا کے کوئی معاملات کو نہ لے جائیں یا ایسی کوئی حرکت نہ کریں، بٹ جو کچھ ان کے بھی انڈر ہوا ہے انتہائی شرمناک ہے معذرت کے ساتھ۔ لیکن وی ریئلی ہوپ کہ انصاف کے سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کی جانب سے شاید ان تمام جو ملک کے اندر کے حالات ہیں جہاں پہ ججز، سٹنگ ججز جو ہیں وہ خط لکھ لکھ کر ان سے درخواست کر رہے ہیں، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ابھی تک چیف جسٹس کی خاموشی برقرار ہے۔ There is no independence in the judiciary. And there is آپ no کے hope چیف left. جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج بھی ان کو ایک خط گیا ہے سابق وزیر اعظم کا دوسری دفعہ، ان کے ہاتھ میں کچھ واقعی کچھ نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ سو موٹو نہیں لے سکتے ہیں، وہ فل بینچ نہیں، فل کورٹ نہیں بٹھا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا گیا تھا ابھی چند دنوں قبل۔ بات مزید آگے بڑھی، جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس صاحب کی کورٹ کی منگل کی جو سماعت تھی اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے حصول کے لیے درخواست بھی ایک جمع کرائی۔ جہانگیر جدون صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دائر کی تھی۔ موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ جو میڈیا پر بڑے پیمانے پر جسٹس جہانگیری کیس رپورٹ ہوا اور رپورٹ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وکلا کو کہا کہ ابھی میں کوئی آرڈر پاس نہیں کر رہا، لیکن سماعت ختم ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جسٹس جہانگیری صاحب کو تو کام کرنے سے ہی روک دیا۔ سو درخواست میں یہی ایک پلی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی تھی کہ 16 ستمبر دن 1 بجے کورٹ نمبر 1 کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ دی جائے۔ یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ میں ساتھ ساتھ آپ کو خبر دیتی چلوں۔ خبر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب پر فل ٹائم دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پہ دوسری سائیڈ پر آ جائے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 2-3 بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے جا کے جسٹس جہانگیری صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بولا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی مشکلات آپ کے سامنے نہیں کھڑی کی جائیں گی، آپ نے صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہو جانا ہے۔ آپ نے دوسری سائیڈ اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے معاملات بڑے سموتھ بنا دیے جائیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان 2 سے 3 اشخاص کی جو اور افراد کی جو ذکر کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ان میں ایک میں آپ کو اشارہ ضرور دیتی ہوں کہ ایک تو اسی فریٹرنٹی سے جن کا تعلق ہے، اسی بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے، اور اس وقت ایک وزیر بھی ہیں، وفاقی وزیر ہیں وہ، سو ان تک نے جا کے جسٹس جہانگیری صاحب کو یہ کہا اور یہ پیغام باقاعدہ طور پہ پہنچایا گیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ دوسری سائیڈ پہ آ جائے اور آپ اتنا یہ سخت ایک موقف اپنانا بند کر دیجئے۔ بجائے اس کے کہ دوسری سائیڈ جوائن کرتے، وہ الٹا ڈٹ گئے ہیں، وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ وہ اس وقت بالکل ایک اپرائٹ، کیونکہ ایک جج ہو تو وہ کبھی کسی دباؤ میں نہیں آتا، جس کو اپنے کام پر کانفیڈنس ہو، جس کو اپنی ظاہر ہے اپنی پروفائل جس کا پتہ ہو، وہ کبھی بھی ایسے کوئی حربے استعمال نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ٹیمپٹ نہیں ہوتا کسی بھی انسینٹیو سے، کسی بھی مینوپولیشن کی زد میں نہیں آتا، ظاہر ہے۔ اور ایسے لوگ، وہ اگزامپل بھی یہی کوٹ کی جاتی ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ جن کی فائل موٹی ہوگی، جن کے حوالے سے کیسز زیادہ ہوں گے، وہ سب سے زیادہ پسند ہوں گے، کیونکہ ان کو ہائر کر کے، ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کر کے
फिर उनको कहीं ना कहीं वो जब मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है, जब कहीं ना कहीं उनका मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर वही फाइलें उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही होती हैं जो उनसे मुतालिक आपके पास मौजूद होती है. सो जिनकी फ़ाइलें नहीं हैं, जिनकी प्रोफाइल्स बिल्कुल क्लियर है, वो ज़ाहिर है वो कभी इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते और वो हमेशा अपने मौक़िफ़ पे कायम होते हैं. दे आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री. और ऐसे लोगों को आप बिल्कुल मोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल टेम्प्ट नहीं कर सकते. आप जितने भी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस, पोस्ट की से टेम्प्ट करने की कोशिश करें, ऐसे ये अपराइट ऑफिसर्स हैं, ये अपराइट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ये कभी भी इस कौम को या इस मुल्क को जो है वो डिसीव नहीं करेंगे. एक नामवर साबिक जज जिन्होंने अपने इस्तीफ़े के वक्त इस निज़ाम की घुटन पर सवाल उठाया था, और उन्होंने इस्तीफ़ा भी तब दिया था जब इलेक्शंस में महज सिर्फ 5-6 दिन रह गए थे. ये लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त जज थे, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जिन्होंने बार बार इस बात पे सवाल उठाया था कि उनके जो डिसीशंस हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, डिले हो रहा है उनके डिसीशंस पे अमल दरामद के हवाले से, और उनके डिसीशंस को मुअत्तल कर दिया जाता है. और कोई और नहीं, वो कहते थे कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, इंटरनली जो लोग उनके साथ बैठ के गपशप लगाते थे वही उनके खिलाफ जो है और उनके आगे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते थे. सो आज वो मेरे प्रोग्राम में थे और मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि उन्होंने 2 फरवरी 2024 को इस्तीफ़ा अपना जमा कराया था और सदर साहब को अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने क्या देखा अदलिया में. और जिस तरह से जस्टिस शाहिद जमील खान साहब जो कि अब रिटायर्ड है, उन्होंने पिछले जो 1-1.5 साल का अरसा था उसका हवाला देते हुए, और फिर ये जो निज़ाम में जिस तरह से सिस्टम की घुटन का वो बार बार हवाला देते आए, वो कहते हैं कि आज़ाद जजेस को सलाम है, लेकिन हकीकत ये है कि 50 साल तक अदलिया की तबाही का बोझ हम उठाते रहेंगे और इंस्टीट्यूशन को दोबारा से खड़ा करना होगा. अब ये अल्फाज सिर्फ एक जज साहब के नहीं है बल्कि एक पूरे निज़ाम की चीख है. सवाल ये है कि क्या हम इतनी तबाही के बाद भी एक नई अदलिया तामीर कर सकेंगे. ये इंतहाई एक अलार्मिंग बात है, क्योंकि हमने अदलिया की सिर्फ इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं किया, हमने पूरा एक इंस्टीट्यूशन तबाह किया है. यही तमाम अपनी लेजिस्लेशंस और अपने मर्जी के फैसले, मर्जी के बेंचेस, मर्जी के जजेस लगाकर, और इससे हमने इतना नुकसान पहुंचाया है एक इंस्टीट्यूशन को, एक इदारे को, कि आपका जो अवाम का जिन इदारों पे ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट को ठेस पहुंचाया है. वो ट्रस्ट वंस जब टूटता है तो फिर वो रीगेन नहीं होता. उसके लिए आपको अब जो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब भी कह रहे हैं कि वो इदारा जो है वो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को आप रिस्टोर करना छोड़ दीजिए. आप बहुत दूर चली गई है वो बात. अब आपने एक इदारा को दोबारा खड़ा करना है जिसके लिए दिहाइयाँ लग जाती है इदारे बनाते बनाते, इदारे को खड़े करते करते. सो आपने एक इदारा तबाह किया और 50 ईयर्स तक का अगर उसका एक इम्पैक्ट चलेगा उस इंस्टीट्यूशन के लिहाज से, आपने 50 साल तक अगर अदलिया की तबाही का बोझ जो है वो उठाने का प्लान कर दिया है, तो ये फिर मेरे ख्याल से ये मेजर्स अब इनको 50 साल से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये मेजर्स अब यहाँ पे भी रुकेंगे नहीं. अब और भी मज़ीद वर्स चीज़ें जो ब्लेटेंटली की जा रही हैं वो इसी तरह के सिलसिला हमें नज़र आएगा. आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने जा रहे हैं. कैन यू कंफर्म दिस सर, ये ऐसा होने जा रहा है? मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कंफर्म कर सकूँ, लेकिन कोई इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर हुई है. मुझे नहीं पता कि मीडिया तक ये बात कैसे पहुंच गई. वो तो साहब जिन्होंने ट्वीट किया, गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी यू एज पार्ट ऑफ probably लेकिन अभी मुझे this not confirmed. प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि डू यू आल्सो फील कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो किसी एक पोटेंट फॉर्म में हमें नजर आएगा? देखें, प्लेटफॉर्म में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे तो बेसिक उनकी आइडियोलॉजी से ही मैं मुतफिक नहीं हूँ. इन पॉलिटिकल पार्टीज का तो मैं कभी हिस्सा नहीं बन सकता ना. तो दिस इज अ फोरम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिसको आप कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पहले दिन से 1947 से जो कुछ उसके साथ हम तजर्बात कर रहे हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है. तो मेरा ख्याल है इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ, आई एम नॉट येट फाइनलाइज्ड. है इस किस्म के प्लेटफॉर्म आज के इन टाइम्स में कुछ एक कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? कोई एक देखें, डिफरेंस ओपिनियन मेकिंग है ना. मैं कहता हूँ तब्दीली सड़क पे
पत्थर मार के गाड़ियों के शीशे तोड़ के नहीं आती, तब्दीली आपके दिमाग में आती है सबसे पहले। पाकिस्तान के लिए ये वक्त है कि वो ना सिर्फ दुनिया के साथ खड़ा हो बल्कि अपने ही अवाम के लिए इंसाफ और सच्चाई के साथ भी खड़ा हो, वरना दुनिया की तालियां बजती रहेंगी और घर के अंदर सन्नाटा फैलता जाएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।